आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती भूमिका शर्मा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा से। आज का हमारा अध्ययन का विषय है छत्तीसगढ़ का बजट विश्लेषण। ये जो टॉपिक है वो एमए इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर में जो लोक वित्त का प्रश्न पत्र होता है उसकी चौथी इकाई के अंतर्गत आता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि पूरे यूनिट में जो है वो छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में आपको अध्ययन करना है, न केवल इस वर्ष के बल्कि पिछले वर्षों की प्रवृत्ति पे भी ध्यान देना है कि कौन कौन सा जो कर है वो लगाया जाता है और कर राजस्व क्या है, गैर कर राजस्व क्या है, वह व्यय की प्रवृत्ति कैसी रही है, बजट कैसा रहा। तो उसी संदर्भ में मैं आपको इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के बजट का विश्लेषण करके बताऊंगी कि जो 2019-20 में जो बजट रहा वो कैसा रहा। और क्योंकि इसी का जो प्रकाशन है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में किया है, तो उसी के आधार पे मैं आपको कुछ आंकड़े बताने की कोशिश करूँगी। और ये भी कहूँगी कि न केवल आपके पीजी के कोर्स में बल्कि अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो आपके राज्य के बजट के बारे में और केंद्र के बजट के बारे में और बजट का जो सिद्धांत है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसका कुछ भाग जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी यहाँ पे, तो आप ध्यान से सुनेंगे और आंकड़ों की ओर विशेष ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का बजट कैसा रहा। तो जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि बजट केवल आय और व्यय का पत्रक नहीं होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है। और वाकई में जो बजट होता है वो ये बताता है कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो जनता के लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या संभावनाएं हैं, विकास की गति कैसी होगी, कहाँ हमको फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो एक प्रकार से एक जो आर्थिक रेखा चित्र है वो बजट के माध्यम से सरकार खींच देती है और जनता को भी आश्वासन हो जाता है कि कहाँ कहाँ हमको फ़ायदा मिलने वाला है, सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है। और जैसा कि हम बजट में पढ़ ही चुके हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रूपरेखा बता देती हूँ कि कोई भी जो बजट होता है वो दो भागों में बटा होता है। नेचुरली आय और व्यय, क्या मिल रहा है और क्या जा रहा है। और आय और व्यय को भी हम देखते हैं कि इसके दो प्रकार के की मदें होती हैं, एक होता है राजस्व और दूसरा होता है पूंजीगत। अब इनका जो योग करते हैं मतलब राजस्व प्राप्ति और राजस्व आय, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, तो यहाँ पे दोनों का हम योग करते हैं तो हमको कुल प्राप्ति और कुल आय जो है वो पता चल जाती है। और क्या अच्छा और क्या बुरा है, मतलब जो प्राप्ति और आय है इसका संतुलन कैसा होना चाहिए। तो वैसे तो संतुलित बजट को ही अच्छा माना जाता है, ना अधिक का हो ना घाटे का हो, मतलब जितनी आय हो उतना ही व्यय होना चाहिए। तो आप बजट के सिद्धांत में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा बेसिक आपको याद दिला देना चाहती हूँ मैं कि जो घाटे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राजकोषीय घाटा, दूसरा है राजस्व घाटा और तीसरा है प्राथमिक घाटा। तो ये कैसा होता है ये आप इतने अच्छे से ध्यान रखें इसको, क्योंकि कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो ये पूरा रेखा चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा, जिसको वित्तीय घाटा भी कहते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। अगर जितना भी खर्च हुआ है सरकार का यानी कुल व्यय, उसमें से जितनी राजस्व प्राप्ति हुई है प्लस ऋण की वसूली हुई है प्लस अन्य जो प्राप्ति हुई है उसको घटा देते हैं तो हमको वित्तीय राजकोषीय घाटा जो है वो ज्ञात हो जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ही बजट की प्रवृत्ति पता चलती। दूसरा है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा तो सिंपल है कि जितना राजस्व व्यय हो रहा है उससे राजस्व प्राप्ति जो है वो घटा देंगे। और प्राथमिक घाटा, जब हम राजकोषीय घाटे में ब्याज की अदायगियाँ, क्योंकि ज़्यादातर ऋण लेना अच्छा नहीं माना जाता है, तो जितना ब्याज भुगतान है वो अनावश्यक खर्च हो गया हमारा, वो घटा देते हैं, तो वो प्राथमिक घाटे के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार संतुलित बजट जो है वो किसी भी देश के विकास का या राज्य के विकास का सूचक होता है। और राजस्व और पूंजीगत तो आप समझ ही गए होंगे। सिंपल से शब्दों में
पूंजीगत, जब हम कोई पूंजी लगाते हैं तो वो पूंजीगत हो गया। और राजस्व मतलब जो रोज़मर्रा का जो खर्चा सरकार का रहता है, रोज़मर्रा मैंने स्टाफ को पैसा देना है या और कोई काम करना है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। और पूंजीगत में जहाँ कोई नया सृजन होता है या पुरानी चीज़ों का नवीनीकरण होता है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट होता हो, तो उसको पूंजीगत मद में शामिल करते हैं। तो ये बेसिक आपको पता रहना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि सत्र 19-20 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख मतलब जो बजट था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहली बात ये है कितनी प्राप्ति हुई और कितना व्यय हुआ, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्राप्ति ज़्यादा ही रही 91,542.25 और व्यय रहा 90,909.60। तो ये आंकड़ा आप याद कीजिए। लेकिन वित्तीय घाटा मैंने बताया कि वित्तीय घाटा कितना रहा 10,880। वित्तीय घाटे में या राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं अनुमानित है, लेकिन पिछले सत्र की तुलना में कम ही है। अब हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति कितनी रही। राजस्व प्राप्ति में दो प्रकार की प्राप्ति आ जाती है, एक तो कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व। तो इसको अगर डिटेल से पढ़ना है आपको तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रवृत्ति देखेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि कुल राजस्व जो रहा 79,746 करोड़ रुपए, जो कि पहले से कितना अधिक है 7.22%। ये प्रतिशत भी आप ध्यान में रखेंगे कि कितना अधिक रहा, और कोशिश करेंगे कि व्यय भी प्राप्ति भी याद रहे। दूसरा है 2019-20 में जो कर राजस्व रहा, कर राजस्व और गैर कर राजस्व मैंने बताया। कर से जो आय प्राप्त होती है तो दो प्रकार के, एक राज्य लगाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है। तो 50,847 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि गैर कर राजस्व 28,899 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पूर्व की तुलना में 4.66% अधिक है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि दोनों अधिक है, दिमाग में आपके रहना चाहिए कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व। और कर राजस्व का योगदान कितना रहा, ज़्यादातर कर राजस्व का योगदान है तो वो है 63.76% अनुमानित है। तो कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का योगदान 45.10% है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से कम है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य सरकार कर लगाती है उससे जो आय मिलती है उसका प्रतिशत 45.10 है, और जो केंद्र सरकार कर लगाती है जिसका हिस्सा राज्य को देती है वो है 54.990%, जो कि ज़्यादा है पहले की तुलना में। और जो भी कर लगाए जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है वस्तु और सेवा कर से, और उसके बाद मिलती है आयकर से। तो ये भी आपको मद याद रखना पड़ेगा कि किससे ज़्यादा आय मिलती है और किससे कम आय मिलती है। और अगर हम गैर कर राजस्व में अगर नज़र डालते हैं तो गैर कर राजस्व में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो केंद्रीय सरकार से जो सहायक अनुदान मिलता है उसका होता है, जो कि 2019-20 में 28,899 करोड़ रुपए अनुमानित है गैर कर राजस्व में। और इसकी वृद्धि दर जो है पहले की तुलना में 4.66% अनुमानित। और एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर हम पिछले 9 साल के बजट में ध्यान दें तो पिछले 9 साल में केवल जो है वो 13-14, 14-15 और 18-19 में राजस्व घाटा हुआ। उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कब कब घाटा हुआ। बाकी में धनात्मक रहा है, तो ज़्यादा घाटा होता है पूंजीगत खाते में। अब हम देखते हैं कि ये तो प्राप्तियाँ रही, राजस्व व्यय कहाँ कहाँ होता है। तो राजस्व व्यय जो है वो कितने का अनुमानित रहा 78,594.53 करोड़, जो कि पहले से कम है। और राजस्व व्यय की प्रमुख मद क्या क्या होती है ये भी आप ध्यान, तो पहले ही बताया था कि ब्याज है, पेंशन है, वेतन भत्ते, मजदूरी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है राजस्व व्यय में वो होता है कहना चाहिए कि वेतन और भत्ते में। तो जितने कर्मचारी लगे रहते हैं उनको जो वेतन और भत्ता दिया जाता है
वो रहता है 21,454.12 करोड़ रुपए अनुमानित है। उसके बाद पेंशन और मजदूरी का जो खर्चा है वो आता है। फिर हम देखेंगे पूंजीगत प्राप्ति कितनी अनुमानित की गई है। 11,796.25 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम है। और शुद्ध लोक ऋण की मात्रा पूंजीगत प्राप्ति में सर्वाधिक है। मतलब पूंजीगत जो प्राप्ति होती है वो ऋण से होती है, और सबसे ज़्यादा लोक ऋण, जिसको सार्वजनिक ऋण कहते हैं, जो सरकार बैंकों से लेती है, केंद्र सरकार से ले सकती है, और इसका योगदान ज़्यादा है। देखिए 11,796.25 करोड़ अनुमानित है, जिसमें से 10,913.25 केवल लोक ऋण है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि कितना ज़्यादा सरकार ने ऋण लिया है। और इसमें पूंजीगत प्राप्ति में हम कौन कौन सी मद को शामिल करते हैं, तो उधार लेते हैं, अग्रिम की वसूली करते हैं, जो पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राप्त होता है, लोक लेखे माने गवर्नमेंट के जो अकाउंट हैं उससे जो शुद्ध प्राप्ति होती है, वो सब के सब पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। और पूंजीगत जो व्यय है 2019-20 में 12,109.61, तो ये ध्यान में रखिए कि पूंजीगत जो घाटा है, जो खाता है वो घाटे में ही रहा। कितना घाटा है आप देख सकते हैं, 11,796 और 12,109, दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। और कुल व्यय के अन्य घटकों में क्या क्या आ जाता है पूंजीगत व्यय में, तो ऋण और अग्रिम, ऋण जो दिया जाता है, अग्रिम जो दिया जाता है, पुनर्प्राप्तियाँ और ऋण अदायगी, ऋण जो वापस करते हैं, कुल जो विनियोग करते हैं, वो सब के सब व्यय के अंतर्गत है। तो कुल विनियोग बहुत ज़्यादा है, इसमें से जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो है 95,899.44 करोड़ रुपए का। अब हम थोड़ा घाटों पे नज़र डालेंगे और ये प्रतिशत ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो घाटे हैं उनके प्रतिशत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो राजस्व घाटा नहीं हुआ, तो वो 3 वर्ष मैंने बताए थे वो आप ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव रहा। और राजकोषीय वित्तीय घाटा हुआ, जो कि 10,880.60 करोड़ रुपए का था, 60 करोड़ रुपए का। और ये GSDP बने जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको राज्य कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो 2.99% था। प्राथमिक घाटा 6,391.60 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। और प्रति व्यक्ति आय और कुल घरेलू उत्पाद को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो भी हमने बजट विश्लेषण किया उसको अगर प्रतिशत की दृष्टि से ध्यान में रखें, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके काम आ सकते हैं कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत कितना है, 87.11। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसका हिस्सा ज़्यादा रहता है, पूंजीगत प्राप्ति का कि राजस्व प्राप्ति का, तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा ज़्यादा है। पूंजीगत प्राप्ति का प्रतिशत 12.89% है। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना रहा, छत्तीसगढ़ राज्य का तो वो रहा 58.17। चाहे तो इसको आप प्रतिशत के रूप में भी ध्यान रखें और कम ज़्यादा के रूप में भी ध्यान रखें। अब इसमें ज़्यादा हिस्सा किसका है, मतलब केंद्र से जो भी सहायता मिलती है उसमें किसका हिस्सा ज़्यादा है, तो सहायक अनुदान का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है। कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना रहा, मतलब 2 प्रकार के व्यय हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, तो इसका हिस्सा कितना रहा 86.45, मतलब दोनों ही ज़्यादा था, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। और पूंजीगत व्यय कितना रहा 13.32%। तो अगर आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एक एक बिंदु बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ऋण और अग्रिम और कुल व्यय का 0.23%, और ब्याज भुगतान का अनुपात रहा, मतलब ब्याज भुगतान में कितना खर्च किया गया कुल खर्च में, वो था 5.63%। तो वैसे तो बजट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक छोटा सा जो विश्लेषण किया है वो आपके मतलब एक बिंदु को ही क्लियर कर पाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो छत्तीसगढ़ के बजट का अध्ययन आप अच्छे से कीजिए, आंकड़ों पे ध्यान दीजिए और क्या अंतर आया है पहले की तुलना में, इन बिंदुओं को भी ध्यान रख के आप नोट्स बनाएं और अध्ययन करें। और एक और बात बता देती हूँ मैं कि आय में योगदान देने वाले प्रमुख कर कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ सबसे ज़्यादा मिलता है वैट से, फिर मिलता है केंद्रीय कर से मिलता है, प्रवेश कर जो लगता है वो SGST, स्टेट GST जिसको बोलते हैं, मनोरंजन कर और स्थानीय कर। तो आप अच्छे से बजट का अध्ययन कीजिए और उससे जुड़े बिंदुओं का भी अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।